जज फ्रैंक कैप्रियो की अदालत में एक औरत पेश हुई और उसने आते साथ ही जज से बदतमीजी करना शुरू कर दी। उस औरत का कहना था कि मैं फाइन पे नहीं करूंगी, जो करना है कर लो। जज ने कहा कि वो उनको पेमेंट प्लान बनाकर देंगे जिससे उन्हें फाइन पे करना आसान लगेगा, पर औरत का रवैया काफी रूड था और उसने कहा कि जो करना है करो, मैं वैसे भी पे नहीं करूंगी। जज फ्रैंक कैप्रियो, जिनको दुनिया हमदर्दी और रहम दिली की वजह से जानती है, उनको कोर्ट रूम में पहली बार गुस्सा आ गया। ये कोर्ट प्रोसीडिंग कहीं पब्लिश तो नहीं हुई, पर फ्रैंक कैप्रियो ने इसके बारे में अपनी बुक में जिक्र जरूर किया है। और उसके बाद जो हुआ, उसने फ्रैंक कैप्रियो की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, किसने सोचा था एक बच्चा जो स्कूल जाने के साथ साथ लोगों के जूते पॉलिश करता है, एक दिन वर्ल्ड्स नाइसेस्ट जज का लक़ब पाएगा। फ्रैंक कैप्रियो की कोर्ट रूलिंग्स देखकर अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है कि इस मुस्कुराते चेहरे, रहम दिली और हमदर्दी के पीछे छुपे कितने गहरे जख्म हैं। फ्रैंक कैप्रियो रोड आइलैंड के शहर प्रोविडेंस के म्यूनिसिपल कोर्ट के चीफ जज थे। 1985 से 2023 तक लगातार 38 इयर्स उन्होंने इस ओहदे पर इंसाफ का फर्ज अदा किया। उनकी पहचान एक रियलिटी टीवी शो कॉट इन प्रोविडेंस से बनी। उनके कोर्ट में ट्रैफिक वायोलेशन से रिलेटेड केसेस आया करते थे, गलत पार्किंग करने पर, ओवर स्पीडिंग या फिर सिग्नल तोड़ने पर। लेकिन फ्रैंक कैप्रियो ने तमाम केसेस को हमेशा मुल्जिमान से मजाक करते, मुस्कुराते और उनको फाइन में छूट देकर सुलझाने की कोशिश की। कभी वो डिफेंडेंट्स के साथ आए बच्चों से रूलिंग्स दिलवाते और कोर्ट रूम में मज़ाहिया माहौल बन जाता, तो कभी खुद मुल्जिमान को गले लगाकर उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश करते। एक दिन उनकी अदालत में 96 इयर्स के एक बुजुर्ग आए जिन पर स्कूल जोन में ओवर स्पीडिंग का इल्जाम था। जब जज ने उनसे पूछा कि आपने ओवर स्पीडिंग क्यों की, तो बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि वो अपने 63 इयर्स के बेटे को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे क्योंकि उसे ब्लड कैंसर है। फ्रैंक कैप्रियो ने टाइम जाया किए बगैर बुजुर्ग को विश किया और बिना फाइन लगाए केस डिसमिस कर दिया। इनका ये खुश मिजाज रवैया सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया। यहाँ तक कि दूसरी कंट्रीज के जजेस ने फ्रैंक कैप्रियो को अपना आइडियल भी तस्लीम किया है। पर इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक दर्द भरी कहानी है जिसने उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया जिसका उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं था। 2023 में अपनी रिटायरमेंट के बाद उनको कैंसर डायग्नोज हुआ और इसी दौरान उन्होंने अपनी बुक कंपैशन इन द कोर्ट लिखना शुरू की, जो इसी साल 2025 में पब्लिश हुई है। जज फ्रैंक कैप्रियो के इस रवैये के पीछे एक इंटरेस्टिंग वाकया है जो उनके दादी दादा के साथ पेश आया था। उनके दादी दादा बिल्कुल अनपढ़ थे जब वो इटली से माइग्रेट करके प्रोविडेंस सिटी में आए थे। उनके हालात इतने खराब थे कि दादा फ्रूट्स का ठेला लगाकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ पीकर शोर शराबा कर बैठे और पुलिस ने पकड़ लिया। फ्रैंक कैप्रियो की दादी पड़ोस से पैसे उधार लेकर कोर्ट गई और अपने हस्बैंड को छुड़ाने के लिए सबके सामने जज को पैसे ऑफर कर दिए, वो भी इशारों और टूटी फूटी इंग्लिश में। उस वक्त उनके साथ उनका छोटा बेटा टप मौजूद था जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। जज ने टप को अपने पास बुलाया और कहा कि अपने अम्मी अब्बू को घर ले जाओ, उन्हें रिहा कर दिया गया है। टप ने जब ये बात अपनी माँ को बताई तो वो जज को दुआएं देती हुई लौट गई। ये छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि असल में जज फ्रैंक कैप्रियो के वालिद थे जिन्हें प्यार में टप कहा जाता था। फ्रैंक कैप्रियो का कहना है कि बेशक ये केस मेरी पैदाइश से बहुत पहले हुआ था, लेकिन उस जज के बर्ताव की कहानी सुनकर मैं आज भी अपने कोर्ट में जब इमिग्रेंट्स को देखता हूँ तो मुझे अपने दादी दादा याद आते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। फ्रैंक कैप्रियो के वालिद का असल नाम एंटोनियो कैप्रियो जूनियर था, लेकिन उनको हर कोई टप कहकर पुकारता था। जब फ्रैंक कैप्रियो के वालिद अमेरिका आए तो वो एक कमरे के फ्लैट में रहते थे जहां गर्म पानी भी नहीं होता था। एक कमरे में 12 जने और सिर्फ एक दिए की रोशनी। उनको 7th क्लास में ही स्कूल छोड़ना पड़ा और वो अपने वालिद यानी फ्रैंक के दादा के साथ फैमिली का खर्चा चलाने में मदद करने लगे। इस फैमिली के हालात इतने खराब थे कि अक्सर खाली जेब में रुई जमा हो जाती है, पर फ्रैंक कैप्रियो ने लिखा है कि इनकी जेबों में वो रुई भी नहीं होती थी।
24 नवंबर 1936 को फ्रैंक कैप्रियो की पैदाइश हुई और वो अपने वालिद टप और माँ फिलोमिना के साथ उसी ठंडे पानी और एक कमरे के घर में रहने लगे। अगर कभी शावर लेना होता तो कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उनके वालिद टप ने कई ठेले लगाने की कोशिश की, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनका कोई काम ना चल सका। आखिरकार एक दूध की डिस्ट्रीब्यूशन का काम मिला और छोटी एज से ही फ्रैंक कैप्रियो भी उनके साथ हाथ बटाने लगे। एक मर्तबा जब फ्रैंक 8 साल के थे तो उन्हें एक घर में दूध पहुंचाने जाना था। ये घर एक अमीर शख्स का था जिसका बेटा फ्रैंक का स्कूल मेट था। सुबह सवेरे खाली पेट के साथ फ्रैंक कैप्रियो ने जब उस घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से जबरदस्त टोस्ट की खुशबू आने लगी। जब दरवाजा खुला तो उसका स्कूल मेट अंदर नाश्ते की टेबल पर बैठा रो रहा था। फ्रैंक को लगा कि शायद वो उसे नाश्ते पर अंदर बुलाएगा, पर उल्टा उस वक्त वो अपने बाप से डांट खा रहा था। उसके बाप ने अपने रोते हुए बेटे को फ्रैंक की तरफ इशारा करते हुए बोला कि शुक्र करो तुम नसीब वाले हो, नहीं तो इस लड़के की तरह बर्फ में दूध उठा रहे होते। नन्हे फ्रैंक कैप्रियो को ये बात इतनी बुरी लगी कि 80 सालों के बाद उन्होंने इसको अपनी बुक में हूबहू लिखा है। पर एक बात थी कि फ्रैंक कैप्रियो ने बचपन बेशक बहुत मुश्किल हालात में गुजारा, लेकिन वो अपनी इस जिंदगी से बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें तरबियत ही ऐसी मिली थी। हालात इतने खराब थे कि सर्दियों की रात में उनके पास ऊपर ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट भी नहीं होता था। दूध वाली कंपनी सिर्फ एक ही ब्लैंकेट देती थी और वो दूध पर डाला जाता था ताकि वो फ्रीज ना हो जाए। रात को वही ब्लैंकेट फ्रैंक कैप्रियो और उनका भाई आपस में शेयर करते थे। अब क्योंकि उस ब्लैंकेट पे दूध की क्रीम लगी होती थी तो रोजाना चूहा आता था उस क्रीम को खाने के लिए और फ्रैंक कैप्रियो को बहुत डर लगता था। 16 साल की उम्र में एक दिन फ्रैंक कैप्रियो के वालिद ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम एक दिन लॉयर बनोगे, लेकिन मेरी बात याद रखना कि गरीबों से फीस नहीं लेना। उस वक्त फ्रैंक हाई स्कूल में पढ़ते थे और गुजारा करने के लिए पार्ट टाइम में बहुत सारे काम करते थे। अपने वालिद के साथ मिल्क डिलीवरी मैन का काम, न्यूज़पेपर बांटना, एक बॉलिंग अले में पिंस लगाने का काम, रेस्टोरेंट में वेटर और यहाँ तक के रोड किनारे बैठकर लोगों के शूज पॉलिश करके भी उन्होंने अपने खर्चे चलाए। हाई स्कूल के बाद उनको प्रोविडेंस के ही एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उस दौर में गरीब खानदान के लिए कॉलेज तक पहुंच जाना भी बहुत बड़ी बात होती थी। उनके 45 कजन्स में से फ्रैंक कैप्रियो दूसरे थे जो कॉलेज तक पहुंचे थे। कॉलेज के आखिरी साल में उन्होंने बॉस्टन लॉ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जो कि उनका सपना था, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मतलब था कि उनको अपनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स छोड़नी पड़ेंगी और अगर ऐसा करना पड़ा तो फिर गुजारा कैसे होगा। उनका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया, लेकिन फ्रैंक अच्छी तरह जानते थे कि उनके माँ बाप इस यूनिवर्सिटी का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। लिहाजा उन्होंने अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जाने के बजाय दिन के वक्त टीचिंग की जॉब की और रात में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ने लगे। इस दौरान फ्रैंक कैप्रियो के साथ दूसरा ऐसा वाकया हुआ जिसका दुख वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। एक दिन लॉ कॉलेज से वापसी पर उनके एक क्लासमेट ने उनको घर तक लिफ्ट दी। फ्रैंक एक क्लैप बोर्ड अपार्टमेंट में रहते थे जिसकी हालत बाहर से बहुत खराब थी। फ्रैंक के क्लास फेलो ने उनका घर देखकर कहा कि अगर तुम कामयाब लॉयर बनना चाहते हो तो तुम इस तरह के घर में नहीं रह सकते। उस वक्त फ्रैंक को बहुत बुरा लगा, पर उन्होंने उसका जवाब दिए बगैर थैंक यू बोला और चलते बने। पर वो ये बात जिंदगी भर नहीं भूल पाए। लॉयर बनने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा और एक मर्तबा वो अटॉर्नी जनरल के इलेक्शन में भी खड़े हुए, लेकिन मुखालिफ पार्टी ने उन पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के झूठे इल्जामात लगाकर उनका पत्ता काट दिया। इसके बाद वो वापस अपनी लॉ को प्रैक्टिस करने लगे। एक दिन फ्रैंक कैप्रियो लंच कर रहे थे, तभी अचानक उनको सिटी के मेयर की तरफ से एक फोन कॉल आई। उन्होंने फ्रैंक को बताया कि प्रोविडेंस के 3 म्युनिसिपल कोर्ट जजेस में से एक का ट्रांसफर हो गया है और अब एक सीट खाली हो गई है। फ्रैंक को समझ नहीं आया कि मेयर ये बात इस वक्त उन्हें क्यों बता रहे हैं, जिस पर मेयर ने कहा कि मुझे लगता है कि इस पोस्ट के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। फ्रैंक ने इससे ज्यादा खुशी का लम्हा पहले कभी नहीं देखा था। ये सिर्फ फ्रैंक के लिए ही नहीं बल्कि उनके माँ बाप दोनों के लिए एक प्राउड मोमेंट था।
फ्रैंक कैप्रियो रेसलिंग के चैंपियन भी रह चुके थे और जब भी उनका मैच होता तो उनके वालिद टप हमेशा उनका मैच देखने मौजूद होते थे। ऐसे ही जब फ्रैंक जज बने तो पहले दिन उनकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखने के लिए भी टप वहां मौजूद थे। पहला केस एक औरत का था जिसके जिम्मे कई $100 के पार्किंग टिकट्स थे। उसने आते साथ ही जज फ्रैंक कैप्रियो से बदतमीजी करना शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं ये फाइन पे नहीं करूंगी, मेरे बच्चे हैं और मुझे उनका खर्चा भी उठाना होता है। जज फ्रैंक कैप्रियो ने उन्हें पेमेंट प्लान पर डाल दिया, यानी अब वो किस्तों में पे कर सकेंगी। लेकिन वो औरत बहुत अकड़ रही थी और कहा कि बेशक आप जो भी करो मैं पे नहीं करूंगी। पहले ही दिन जज फ्रैंक कैप्रियो को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसकी कार पर बूट लगवाकर केस को डिसमिस कर दिया, यानी अब उसकी कार तब तक नहीं चल पाएगी जब तक फाइन की अदायगी नहीं होगी। कोर्ट सेशन के बाद टप ने फ्रैंक को बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि वो औरत अब अपने बच्चों को स्कूल कैसे छोड़ने जाएगी या ग्रोसरीज कैसे लेने जाएगी। पहले ही दिन टप के माथे पर शिकन था और वो खुश नहीं थे। ये दिन फ्रैंक कैप्रियो की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अगर किसी भी डिफेंडेंट के खिलाफ फैसला देना होगा तो पहले ये जानेंगे कि इस फैसले से उनकी फैमिलीज पर क्या असर पड़ेगा। उनका कहना था कि बाप की उस डांट ने उन्हें वो सिखाया जो वो 5 साल लॉ कॉलेज में भी नहीं सीख पाए। इसके बाद जज फ्रैंक कैप्रियो ने डोनेशंस का फंड बनाया जिसको अपनी मां का नाम दिया फिलोमिना फंड। इस फंड से उन जरूरतमंदों की मदद की जाती जो फाइन्स पे नहीं कर सकते थे। जज फ्रैंक कैप्रियो की शोहरत कॉट इन प्रोविडेंस नामी एक टीवी प्रोग्राम बना। इसके पीछे की कहानी ये है कि जज के भाई जो को वीडियो शूट करने का बहुत शौक था। वो मुख्तलिफ चीजों की वीडियोस बनाते थे, पर वो हमेशा किसी अच्छे सीन को कैप्चर करने की तलाश में रहते थे। एक दिन उसको किसी ने आइडिया दिया कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करने का। जज फ्रैंक कैप्रियो इस आइडिया के बहुत खिलाफ थे, लेकिन जो ने कैसे भी करके उनको मना दिया। इस शो का नाम कॉट इन प्रोविडेंस रखा गया जो लोकल केबल टीवी पे चलता था। जज होने की वजह से फ्रैंक कैप्रियो बदले में कोई फीस भी नहीं ले सकते थे। पहले ये शो सिर्फ लोकल टीवी पे चलता था, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद इसकी कॉपीज इंटरनेट पर भी अपलोड हुई और अब इन प्रोसीडिंग्स को पूरी दुनिया में देखा जाने लगा। इस तरह जज कैप्रियो अपनी रहमदिली और हमदर्दी से न सिर्फ प्रोविडेंस के लोगों में बल्कि पूरी दुनिया के लिए नाइसेस्ट जज के रूप में मशहूर हो गए। 38 सालों तक इस ओहदे को संभालने के बाद जनवरी 2023 में जज फ्रैंक कैप्रियो ने रिजाइन कर दिया। इसके कुछ महीनों के बाद उन्होंने दुनिया को बताया कि वो कैंसर जैसी बीमारी से फाइट बैक कर रहे हैं। 20 अगस्त 2025 को उन्हें हॉस्पिटल बेड पे देखा गया और वीडियो में वो अपने फैंस से दुआओं की अपील करते देखे गए। उसके अगले दिन 21 अगस्त 2025 को वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। अपने पीछे उन्होंने कोर्ट रूम की वो यादें छोड़ी हैं जिनसे हमें हमदर्दी, मेहरबानी और इंसाफ के साथ साथ गुस्से पर काबू पाने का सबक मिलता है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।